दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले हमने वैदिक काल को पढ़ा था। ऐतिहासिक काल जब हम पढ़ने शुरू किए तो उसमें सबसे पहला चैप्टर वैदिक काल को पढ़े थे। तो ऐतिहासिक काल जो लिखित स्रोत उपलब्ध है उनमें से वैदिक काल तो इम्पोर्टेंट रोल रखता ही है। उसके बाद भी और सारे अन्य चीज़ हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत हैं, सिक्के वगैरह हैं। तो ये सब जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ने समझने में काफ़ी मदद करती है। तो आज हम प्राचीन भारत के और अन्य स्रोत जो भी है उसको देखेंगे। तो इसके बाद जो है विभिन्न धर्मों का उदय आता है, महाजनपदों का उदय होता है, फिर मगध साम्राज्य वगैरह उदय होता है। तो मेन जो है ये 4 वीडियो जो आई है ये आपके बेस है। इसे आपको पढ़कर प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से समझ में आएंगे और आसानी से बनेंगे। मेरा वादा है कि कंप्लीट होते होते सीरीज आपको पूरी तरह से इतिहास के प्रश्नों से अवगत होंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आपका इतिहास से जो भी संबंधित प्रश्न आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। ठीक है। और यूट्यूब पर पूरा ऐसा कंटेंट कहीं नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ दिया गया है। सारा क्राउन ऑब्जेक्टिव और विभिन्न प्रकार के किताबों से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा को एक में एकत्रित किया गया है। तो प्राचीन भारत और अन्य स्रोत को हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत आधार अर्थात 2 आधारों पर किया जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत अर्थात 2 आधार पर अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों के प्राचीनतम को पता लगाने की विधि C14 डेटिंग विधि है। C14 की अर्ध आयु क्या है? 5568 ईयर्स, मतलब 5568 ईयर्स। चट्टाने की प्राचीनतम जानने के लिए, मतलब चट्टानों जो है उसका प्राचीनतम जानने के लिए किसका रूबिडियम एक्सप्लोजन का प्रयोग किया जाता है। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। अभिलेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाती है। तो शिलालेख का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? एपिग्राफी, जबकि अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है पैलियोग्राफी। तो ये सब अंतर है, आप ध्यान में रखेंगे। विक्रम संवत, देखो विभिन्न प्रकार के संवत चलाए गए तो उसका एक जगह जो है आपको कंटेंट मिलेगा। विक्रम संवत 5800 BC। 58 BC मतलब वो नहीं समझिएगा, ठीक है, ईसा पूर्व इसका मतलब होता है। तो शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 319 या 320 ईस्वी, फिर हिजरी संवत 622 ईस्वी, इलाही संवत 1583 ईस्वी, कली संवत 3102 ईस्वी। तो इस तरह के इतने सारे संवत हैं, तो देख लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी ने जारी किए। सर्वाधिक शुद्धता वाले सिक्के, मतलब सोने के सिक्के, कुषाण ने जारी किए, कुषाण शासक। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गुप्त वंश। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो एक बेस होता है यहाँ से आपको मिलेगा कि कुषाण क्या है। जो शुरुआती आदमी होंगे जो कभी नहीं पढ़े होंगे वो कुषाण क्या है, तो कुषाण वंश है, उसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, आगे मिलेगा। तो ये सब जो है बेस है, आपको ललक ये सबसे पैदा होगी इतिहास पढ़ने की नए स्टूडेंट के लिए। चलिए ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश ने जारी किए। अच्छा, बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। तो ये सब जो साहित्य है इससे हमें प्राचीन इतिहास या इतिहास लिखने में मदद मिलती है। तो इसे भी हमको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बेस है कि प्राचीन इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब जो है देखकर लोगों ने प्राचीन इतिहास लिखना शुरू किया। देखा कि अरे हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु पढ़ी है, इसमें क्या लिखा है, अच्छा चल इसको पढ़े तो देखा कि ये सब चीज़ लिखा हुआ है बुद्ध के बारे में। तो हम पढ़ते हैं, इसीलिए प्राचीन इतिहास के सारा जो है क्या है, प्राचीन इतिहास के स्रोत है सब। तो पढ़ते हैं क्या है, जातक ग्रंथ। इसमें क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। ठीक है। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको दिमाग में रखिए और याद रखिए। हम जो जो इसमें दे ले हैं क्वेश्चन, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको जो है ना फालतू नहीं नज़र आएगा। ठीक है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट आएगा। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रेमचंद, देखिए इसका बहुत पूछ, गोदान, रंगभूमि,
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु हो गया। जैन साहित्य को देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। तो प्रारंभिक जो इतिहास है जैन साहित्य का, जैन धर्म का कल्पसूत्र में मिलता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है एवं महावीर के जीवन की कृतियों का विवरण मिलता है। तो ये देख लिए, जैन धर्म के महावीर के जीवन की कृतियों का विवरण मिलता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है एवं महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है। तो 16 महाजनपद एक अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में मिलता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य एवं विष्णुगुप्त थे। इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में बांटा गया। तो पूछा जाता है कितने प्रकरण में है, तो 180 प्रकरण, अधिकरण 15। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, यह राजनीति से संबंधित है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है, जानते हैं राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। इसमें 8 तरंग है, ये भी पूछा जाता है, 8 तरंग इसमें है। संस्कृत में लिखी गई क्रमबद्ध पहली ऐतिहासिक घटनाक्रम है, मतलब संस्कृत में पहली बार जो है क्रमबद्ध रूप से पहली बार ऐतिहासिक घटनाक्रमों को राजतरंगिणी में कलहन ने लिखा। इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है। अच्छा, ये अधूरा किताब है। इस किताब को आगे जोनराज एवं श्रीवर ने बनाया। तो जोनराज एवं श्रीवर मतलब यहाँ पर जो है कश्मीर के राजाओं का वर्णन जो जय सिंह है वहाँ तक ही वर्णन इसमें मिलता है। इसमें इस किताब को आगे जो है जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। अरबों के सिंध विजय वृत्तांत चचनामा में है, ठीक है। इसमें अली अहमद ने लिखा है। तो अरबों का जो सिंध विजय, अरबों ने जो सिंध विजय किया उसका जो है वृत्तांत चचनामा में है, इसे अली अहमद ने लिखा है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, पाणिनि लिखी है इस बुक को। अष्टाध्यायी की पहली बार इसमें जो है लिपि शब्द का प्रयोग हुआ अष्टाध्यायी में। इसमें जो है मौर्य वंश का इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो अष्टाध्यायी में देखिए संस्कृत का व्याकरण है, लेकिन इसमें फिर भी मौर्य वंश का इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है, ये तो जानते हो गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख है, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी इसमें किसका उल्लेख है, यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह महाभाष्य लिखा है पतंजलि, मतलब महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। इसमें शुंग वंश का इतिहास है। तो महाभाष्य पतंजलि लिखा, यह ग्रंथ अष्टाध्यायी पर आधारित है, ठीक है। तो महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर आधारित है। महावंश और दीपवंश दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। जैसे जब जानते ही होंगे भद्रबाहु दक्षिण चले गए थे, तो वहाँ पर महावंश और दीपवंश जो है दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ के रूप में उभरा। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई। हाल जो है सातवाहन का शासक था, इसने गाथा सप्तशती की रचना की। महेंद्र वर्मन मतविलास प्रसन की रचना की। मानभट्ट हर्षचरित की रचना की, ठीक है। फिर है हर्षवर्धन रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का रचना की। सोमेश्वर जो चालुक्य वंश के शासक थे वो मनोल्लास की रचना की। स्वपन वासवदाता ये जो है भास की रचना है। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशो बर्मन पर आधारित, अच्छा वाकपति ने जो है क्या किया, कन्नौज के राजा यशो बर्मन पर आधारित एक बुक लिखा जिसका नाम गौड़ बहो। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की। अभिज्ञान संकुलम मालकाविका अग्निमित्रम रघुवंशम ये सब कालिदास ने लिखा। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त ये विशाख दत्त लिखा। मृच्छकटिकम सुदरक लिखा। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा। काममीमांसा कर्पूर मंजरी हरविलास ये सब राजशेखर ने लिखा। विक्रमांक देवचरित्र बिल्हन ने लिखा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ने लिखा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखा। मिलिंद पान्हो नागसेन ने लिखा। अमरकोश अमर सिंह
ललित विग्रह, ललित राज विग्रह, ऐसे ललित विग्रह राज होगा, ललित राज विग्रह, कथा सरित सागर, ये सोमदेव के रचना है। बृहत संहिता बरहमिहार, काव्य दर्शन दंडी, कुमार पाल चरित हेमचंद्र सूर्य, गीत गोविंद जयदेव, बुध चरित सूत्रलंकार अश्वघोष। तो सूत्रलंकार देखिए अश्वघोष लिखा है। महाभारत और भागवत गीता के रचनाकार जो है यह वेद व्यास है। नीतिसार कामंदक है। नीतिसार जो है के लेखक कौन सा है? कामंदक है। रामायण के वाल्मीकि है। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है रामचरितमानस। देखो तुलसीदास को अग्रगामी कवि बोला जाता है क्योंकि ये जो है वाल्मीकि क्या जो लिखी थी रामायण उससे थोड़ा सा कुछ छांट उठ के ये लिखा है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा हो गया। अवधी भाषा में रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गोतावली, बर्बे रामायण, विनय पत्रिका, ये सब जो है तुलसीदास लिखा है। ठीक है, तुलसीदास की सब किताब पूछा जाता है। बर्बे रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। बृहद कथा कोश, प्रयाग प्रशस्ति, ये सब रचना किया है हरिसेन ने। बृहद कथा देखिए बृहद कथा कोश है। ठीक है, इसको हरिसेन लिखा है और प्रयाग प्रशस्ति भी हरिसेन लिखा है। एक बृहद कथा है सिर्फ। ठीक है, तो इसको गुणाढ़ लिखा है। ठीक, और एक बृहद संहिता है। तो बृहद संहिता तो बरहमिहार लिखा है, जानते ही है। बृहद कथा गुणाढ़ हो गया। सत्र सहस्त्रिका, ये नागार्जुन लिखा है। सत्र सहस्त्रिका होगा, सहस्त्रिका, सहस्त्रिका, ये सहस्त्रिका, ये यहाँ पर उल्टा पुल्टा लिखाया है। हितोपदेश नारायण भट्ट हो गया। कीर्ति कौमुदकी सोमेश्वर हो गया। फूकोकी फाहियान हो गया। महायान शाखा के प्रवर्तक थे नागार्जुन। विदेशी यात्रियों को मिलने वाली प्रमुख जानकारी, देखिए अब विदेशी यात्री वो सब हो गया। बुक वगैरह जो है ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना बुक आप याद रखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि प्राचीन इतिहास के जो ये सब साहित्यिक बुक है इससे ही इतने से क्वेश्चन आता है साहित्यिक में। ठीक है, अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, तो यूनानी लेखक के बारे में आइए देखते हैं। यूनानी लेखक जो है ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, ये क्या था? इतिहास का पिता। ठीक है, हेरोडोटस हिस्टोरिका के रचनाकार हैं। ये इतिहास के पिता कहलाते हैं। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था निर्याकस, अनिस्टोक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये तीन थे। निर्याकस जो है सिकंदर का जल सेनापति भी था। तो ये तीनों जो है इसके साथ आने वाला लेखक था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनी जिसने इंडिका की रचना की, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह डायमेकस है सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत, बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। देखिए मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था डायनोसियस, ये अशोक के दरबार में आया था। तो इस तरह से देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया और डायनोसियस जो है अशोक के दरबार में आया। टोलमी जो है भारत के भूगोल के रचयिता हैं। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसका अज्ञात है। ठीक है, ये बुक का लेखक अज्ञात है। तो ये पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी बुक है। फिर एक चीनी लेखक तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा। ये भारत में कुल 14 वर्ष रहा। संयुग्मन यह 518 ईस्वी में भारत आया, 3 वर्ष बिताया भारत में संयुगन। फिर वेनसंग हर्षवर्धन के समकालीन था। 629 में भारत आया था, 645 तक भारत में बिताया, कुल 15 वर्ष भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, सियूकी की रचना की। 138 देश को वर्णन है सियूकी में। इसे यात्रियों का राजकुमारी कहा जाता है। इसे शाक
मुनि शाक पंडित भी कहा जाता है। वेद शौक के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है। फिर इत सिंह। तो इत सिंह जानिए नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का भ्रमण किया। 7वीं सदी के अंत में 675 एडी में आया। 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो इत सिंह जो है क्या था, नालंदा तथा विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए 675 ईस्वी में लगभग आया था। अरबी लेखक में अलबरौनी इब्न बतूता का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अलबरौनी जो है किताब उल हिंद के लेखक है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज या तहकीक हिंद के लेखक। यह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ फिरदौसी उतबी भी आया था, लेकिन यहाँ अलबरौनी के बारे में देखते हैं। इब्न बतूता यह रेहला के लेखक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। MBT यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। यह तारानाथ यह तिब्बती था। इन्होंने कंगियूर एवं तंगियूर की रचना की। यह पांड वंश की देश पर की यात्रा पर है। पोलो पांड। तो यह पांड देश की यात्रा पर मार्को पोलो आया था। फिर सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। यह प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। ठीक है। तो 9वीं शताब्दी में आया। यह प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। देखिए विभिन्न अभिलेख और उनकी विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको हर एक कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो आप घबराइए नहीं कि हमें ये कंटेंट नहीं मिला, वो कंटेंट आगे पीछे वीडियो में आएगा, क्योंकि सबको हम एक सीरीज में बांट दिए हैं। क्योंकि इस पार्ट में ये चीज़ होगा और इस एक मतलब तरह से रिलेटेड होगा। एक प्रश्न एक टाइप के प्रश्न को एक साथ कर दिए हैं। ठीक है। चलिए, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन सा है? कनिंघम। एशिया माइनर किसे कहा जाता था? बोगजकाई को। बोगजकाई अभिलेख से सारे वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। तो पढ़े थे उसमें ऋग्वैदिक काल में भी। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। देखिए बेसनगर जो विदिशा में है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख यह यूनानी राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है। तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख है यह यूनानी राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है। इसमें भागवत धर्म के जो संस्थापक है वासुदेव की आराधना की जानकारी मिलती है। भारतवर्ष के उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में है। यह अभिलेख राजा कलिंग खारवेल से संबंधित है। सहगौरा अभिलेख से धुरविक्ष की जानकारी मिलती है। संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का भी उल्लेख इस लेख में किया गया है। तो सहगौरा अभिलेख में धुरविक्ष की जानकारी मिलती है और संकट काल में जो अनाज वगैरह रखा रहता है ताकि बाद में उपयोग किया सके, तो इसकी भी जानकारी इसमें मिलती है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है और इसको जो है हरिसेन ने लिखा है। समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर रुद्र दमन। तो रुद्र दमन क्या हो गया? जूनागढ़। रुद्र दमन जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख। ठीक है। तो रुद्र दमन जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख ये जो है संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख था। यह किससे संबंधित है? रुद्र दमन से। इसमें शक उन्मूलन की भी बात कही गई है। पुलकेशन द्वितीय जो कि चालुक्य के थे, यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसे रविकीर्ति ने लिखा है। भानुगुप्त एरन अभिलेख है। इसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। ये गोप राजा की पत्नी की सती होने का प्रमाण है। तो सती प्रथा का एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। तुमून अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। फिर ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मध्य प्रदेश में है। ये राजा भोज परमार वंश के शासक राजा भोज से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति। फिर मंदसौर प्रशस्ति। यशोधर्मन को इस लेख में जनेन्द्र कहा गया है। अर्थात मंदसौर जो मंदसौर प्रशस्ति है इसमें यशोधर्मन को इस लेख में जनेन्द्र कहा गया है। विजय सेन ये बंगाल के शासक थे। ये इस देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है।
फिर इसी तरह से बांसखेड़ा अभिलेख जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ में जो लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख में इसमें किसका किसका वर्णन मिल रहा है? कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार क्या है? उसका उद्देश्य था संपूर्ण जो है पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख महरौली अभिलेख में भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उदयगिरी अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है, महरौली अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख महरौली स्तंभ लेख में है और उनके उद्देश्य जो संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था उदयगिरी अभिलेख में है। मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी जो है दोनों, मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी दोनों अशोक के अभिलेख हैं। ये खरोष्टी लिपि में है। सिंधु सभ्यता का अभिलेख अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। हून आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में है। सबसे अधिक अभिलेख जो है कहाँ संग्रहित है? तो मैसूर संग्रहालय में। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया, ये बुरझोम, ये तो दोबारा हो गया है, ये तो पहले ही चला था पाषाण काल में। अच्छा, अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपि, तो अभिलेख में कौन कौन से लिपि प्रयुक्त होते थे देख लेते हैं। प्राकृतिक लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो प्राकृतिक लिपि में क्या है? आरंभिक लेख जो है प्राकृतिक भाषा में है। देखिए ज़्यादातर जो आरंभिक लेख मिलते हैं प्राकृतिक भाषा अर्थात अर्धमगधी भाषा में ही मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये BSSC 2022 में इधर ही पूछा गया है, परसों तरसों 2-4 दिन पहले एग्जाम हुआ था BSSC का, उसमें देखिए ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछा गया। तो ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, बो से शुरू होता है ब्राह्मी, ब से शुरू होता है बाएं, तो बाएं से दाएं कर दें। अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में है। ठीक है, इसी लिपि में अर्थात ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेसेस ने पढ़ा, मतलब जेम्स प्रिंसेप जो है इसको पढ़ा 1837 ईस्वी में। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो देख लिए ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी दोनों अशोक के अभिलेख हैं, यह खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि की उदाहरण देख लिए। अरमाइक लिपि, एक अरमाइक लिपि है, ये अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं वह उसमें इस लिपि का प्रयोग हुआ है, अरमाइक लिपि में। तो अफगानिस्तान में जो भी शिलालेख हैं अशोक के, उसमें इस लिपि का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो 2 अभिलेख है, मेरठ यूपी मेरठ में जो है मेरठ अभिलेख एवं टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में थे, उसे उठाकर दिल्ली ले चलाया। अंतरजी खड़ा यूपी में है, यहाँ पर लोहे का फरमान मिला। अब देखिए मंदिरों की शैलियाँ, तो बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो 8वीं सदी में बना हुआ है, इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो 8वीं सदी में बना, इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहाँ है? अवशेष कंबोडिया में। विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर का अवशेष कंबोडिया में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर क्या बताता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार को दिखाता है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में ही है। ठीक है, मंदिर निर्माण शैली से जानकारी मिलती है। अच्छा, मंदिर निर्माण शैली से जानकारी क्या मिलती है? तो मंदिर निर्माण जो शैली है, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली आदि, पंचायतन शैली, सबसे कला के विकास की जानकारी मिलती है। तो हमें मुख्य तौर पर 3 शैली दिखाई पड़ती है। यह है नागर शैली जो उत्तर भारत में मंदिर की रचना है, मतलब उत्तर भारत में प्रचलित था। द्रविड़ शैली यह दक्षिण भारत के मंदिरों की रचना है। बेसर शैली, इसमें दोनों शैली का प्रयोग हुआ है, मतलब कि नागर और द्रविड़ दोनों शैली का बेसर शैली में। अब देखिए पंचायतन शैली है, इसमें क्या कहते हैं? पंचायतन शैली, यह शब्द मंदिर रचना शैली से ही संबंधित है। ठीक है, पंचायतन जो शैली है यह
शब्द मंदिर रचना से ही शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर पंचायतन रचना शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर जो 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। तो समझ गए, जैसे ये मंदिर है, देखते होंगे बहुत सारा मंदिर वैसी तरह का होता है। तो ये मंदिर है, एक यहाँ मंदिर है, एक यहाँ मंदिर है, एक यहाँ मंदिर है, एक यहाँ मंदिर है, और ये सब जो है एक दूसरे से ऊपर में से निकला है इधर गेट। तो 4 मंदिर से जो घिरा हुआ होता है और बीच में जो मंदिर होता है, तो इसे पंचायतन शैली कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, यूपी का दशावतार मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सब जो है पंचायतन शैली का उदाहरण है। उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ था, ठीक है, उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त काल में शुरू हुआ। दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अच्छा, कुछ किताबों का अनुवाद दिया गया है, इसे देख लेते हैं। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। संभवतः यह जो है पहला अंग्रेजी में अनुवाद किताब था मनुस्मृति का। तो इसका नाम क्या था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद हुआ। उसके बाद जो है सर विलियम, अच्छा ये 1789 में है, सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, विलियम्स ने किया। तो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया भगवत गीता का, उसको जो है विलियम विल्किंस ने किया, 1785 में किया। 1785 में 4 साल बाद 1789 में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम कौन रचा है? तो कालिदास। भगवत गीता लिखा है वेद व्यास। अर्ली हिस्टोरी ऑफ इंडिया विंसेंट ऑथर, प्राचीन इतिहास की अच्छी किताब है ये। तो अर्ली हिस्टोरी ऑफ इंडिया विंसेंट ऑथर जो है लिखा है। फिर वंडर दैट वाज इंडिया, ये बुक का नाम है वंडर, मतलब कि आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता था पहले कि इंडिया, ठीक है, इंडिया को लोग आश्चर्य की नज़र से देखते थे, मतलब कि ये एक आश्चर्यजनक जगह है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा संपत्ति था। पहले इंडिया सोने की चिड़िया खिलाता था। तो वंडर दैट वाज इंडिया, वाज मतलब समझ रहे हैं पहले, अभी इज नहीं है। तो वंडर दैट वाज इंडिया का रचयिता है एल बैसम। सिक्के देख लीजिए, क्या है सिक्के? प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इसे कसारपन कहा जाता था, ठीक है, साहित्य में क्या कहता था? कसारपन। रोमन सिक्के अरिकमेडू से प्राप्त हुए, रोमन जो सिक्के थे अरिकमेडू से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यूनानियों ने किया, यूनानियों मतलब यवनों ने किया। आहत सिक्के को पंचमार्क भी कहा जाता था, ये जो हाथ होता है सब 5 मार्क मुट्ठी बना हुआ। पुराने सिक्के मुख्यतः 4 धातु से बनाए जाते थे। अब 4 धातु कौन कौन है भाई? तांबे, चांदी, सोने, शीशा, ये सब के बने होते थे। समुद्रगुप्त सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखते हैं, इससे उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सातवाहनों ने सिक्के मतलब शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन जो थे उसने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। तो गुप्त काल में जो सोने का सिक्का होता था उसको दिनार कहते थे तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने जारी किए। तो ये भी देखे थे पहले हम। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने जारी किए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। अधिकतम सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। तो इस तरह से देखिए हमारा प्राचीन इतिहास का जो बेस पॉइंट था ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, गुप्त जो शिव धर्म, वैष्णव धर्म, ये पारसी धर्म, सिख धर्म, जो भी है उसका उदय के बारे में पढ़ेंगे और उसके गुरुओं को भी देख लेंगे, लेकिन धर्म को एक साथ लेंगे। फिर है धार्मिक आंदोलन वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ तक जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आशा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वेट का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।